हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके 11th क्लास का वेक्टर जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आए हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग वेक्टर के बारे में बात किए थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात किए थे, एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे देखा था, इसके बारे में बात किए थे। आज हम लोग दूसरे लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं एडिशन। देखिए, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है ए, ठीक। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है, दूसरा वाला क्या चीज बी। दो वेक्टर दे रखे हैं। कहता है कि अगर आप इन दोनों वेक्टर में ढूंढना चाहते हैं तो एक काम करो, ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, इसका टेल को उठा करके इस वाले वेक्टर के हेड पर रखो। ठीक है, एडिशन में क्या कह रहा है कि एक वेक्टर का टेल को उठा करके दूसरे वेक्टर के कहाँ रखना है, हेड पर रखना है। तो आप इसको पैरेलली शिफ्ट करके ले आओ और यहाँ पर रख दो, तो आपका बी वेक्टर कुछ ऐसा दिखने लगेगा। यहाँ पर क्या चीज हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो कहता है जब आप ऐसा कर दोगे तो अब बचा इसका टेल और इसका हेड, इनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा ना, वो a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, देखिए ध्यान से। अगर मान लिया आपके पास एक वेक्टर था a और एक वेक्टर था b, दोनों को ऐड करना, तो क्या कह रहा था कि इस वेक्टर को उठाओ और इस वेक्टर का टेल को इस दूसरे वाले वेक्टर के हेड पर रख दो। जब भी हमको ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पर रख देंगे। ओके, जब ऐसा करते ही एक टेल बच गया और ये वाला हेड बच गया, इनको ज्वाइन करना जो वेक्टर होगा ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा कहा जाता है वेक्टर एडिशन के बारे में। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेक्टर ए है जो ट्रायंगल है किसी एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेक्टर बी है जो दूसरे साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा ना, अपोजिट ऑर्डर में, उनके किसको रिप्रेजेंट करेगा, उनके सम को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया ना। हम कह सकते हैं क्या चीज कि अगर दो वेक्टर, ठीक, ट्रायंगल के दो साइड को किसी खास ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर, देखिए ये वाला ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, आप कह सकते हैं दिस इज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, किसी खास ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तीसरा साइड ऑफ ट्रायंगल रिवर्स ऑर्डर में, देखो इसका ऑर्डर रिवर्स है, तीसरा साइड रिवर्स ऑर्डर में उनके किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और दुनिया वाले इस नियम को नाम देते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आया, क्या नाम देते हैं, ये क्या चीज है आपका, ये है, कहलाता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ क्या, वेक्टर एडिशन। समझ में आया कि नहीं आया। क्या कहता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कहता है क्या कि इफ टू वेक्टर्स, है ना, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल इन डेफिनिट order, then third side in reverse order represents the क्या, sum of vectors। समझ में आया, ये कहलाता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ क्या चीज, वेक्टर एडिशन। जब भी आपको वेक्टर ऐड करना हो क्या करेंगे, एक वेक्टर का टेल को दूसरे वेक्टर के कहां रख देंगे, हेड पर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ एक पी वेक्टर है और यहाँ एक क्यू वेक्टर है, आपको बोला गया इनको ऐड करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, इसको, इसका टेल को उठा करके इसके हेड पर रख दोगे, ऐसे पैरेलली शिफ्ट करा करके। आपको मालूम है पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर बदलता नहीं है, हम लोग सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये क्यू वेक्टर हो गया। अब क्या कह रहा है कि अब जो ये तीसरा वाला साइड होगा ना, रिवर्स ऑर्डर में, है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, P प्लस Q को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, दिस विल बी द सम। आया समझ। चलिए, ये जो आप सम देख रहे हैं वेक्टर का, ये तो हम सीख गए कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कि टेल और हेड रख देंगे और तीसरा साइड रिप्रेजेंट करेगा सम को। ये जो सम देख रहे हैं ना वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी भी कहते हैं। इस वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। अब सुनिए, इसको रिजल्टेंट वेक्टर क्यों कहते हैं, देखिए ध्यान से। कहने का मतलब ये है कि मान लो आप यहां से यहां जा रहे हो और यहां से यहां जा रहे हो,
तो इस रास्ते से जाने में आप जहां पहुंचोगे, इस रास्ते से जाओगे तो भी वही पहुंच जाओगे, ये कहना चाह रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस रास्ते से जाने पर जो रिजल्ट आया, मतलब आप यहां पहुंचे, इस रास्ते से जाने पर भी वही परिणाम निकलेगा। ठीक है, मतलब इस वेक्टर को हम इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्या कह सकते हैं, रिजल्टेंट भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो सम ऑफ वेक्टर है, सम ऑफ वेक्टर आपका निश्चित थर्ड साइड है और वो a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसी सम ऑफ वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट ऑफ a एंड b भी कहते हैं, और वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, a प्लस बी। मतलब सम ऑफ वेक्टर को रिजल्टेंट ऑफ a एंड b भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस रास्ते जाने पर आप वहीं पहुंचोगे जहां इस रास्ते से जाओगे। अंडरस्टैंडिंग? दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ क्या, वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ क्या कहा, फिर से बताइए। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हेड पर रख देना है, इसके टेल को दूसरे के हेड पर रख देना है, और इस वाले जो थर्ड साइड बनेगा, ये थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगा किसको, सम ऑफ वेक्टर को। समझ में आया कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छा। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ एक वेक्टर है इस तरह से, यहाँ एक वेक्टर है इस तरह से, कहता है इसको ऐड करके दिखाओ, तो क्या करोगे, इस वेक्टर को यहाँ पैरेलली शिफ्ट करके रख दोगे, रख दिया। अब क्या हुआ, इस वेक्टर का हेड पर इस वेक्टर का टेल रख दिया हमने, ठीक। तो जो बच गया रिवर्स ऑर्डर में, वो इसके सम को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखिएगा, ये सम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, रिवर्स ऑर्डर में, है ना। कहने का मतलब है कि यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, मतलब यहां से यहां जाओ, मतलब ये वाला जो होगा वो रिजल्टेंट होगा। समझ में आया कि नहीं? ध्यान रखिएगा, अगर ये P है, ये Q है, तो ये क्या होगा, P प्लस Q हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत आसान चीज है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसी तरह से हमारे पास एक और नियम होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ क्या, वेक्टर एडिशन। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सब। ठीक है, अभी इसके बारे में बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे, तो अटेंशन पे करना है। कह रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए क्या कह रहा है पैरेललोग्राम, कहता है क्या चीज, कि मान लो कि दो वेक्टर ऐसे हैं जो कोइनिशियली हैं, पहले से ही कोइनिशियल दिया, आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसका टेल और इसका टेल जुड़ा हुआ है, तो आप सोचो इन दोनों वेक्टर का अगर आपको एडिशन करना हो तो आप क्या करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह रहा है क्या चीज, कि एक काम करो, आप इसका एक पैरेललोग्राम, इसको एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। कंप्लीट कर दिया, तो आप बताओ ये जो लेंथ है वही बराबर लेंथ ये है, मतलब ये वाला जो वेक्टर है सेम टू सेम वेक्टर ये भी है, ए है कि नहीं। आप सोचो जरा, एक बी वेक्टर इधर है, एक ए वेक्टर इधर है, तो ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से ये वाला साइड क्या कहलाएगा, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए। अगर ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम बोल सकते हैं ना कि दिस साइड विल व्हाट, ए प्लस बी। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब देखो ध्यान से हुआ क्या, असल में ये थर्ड साइड ऑफ ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला जो चीज है, ये जो रेक्टेंगल, सॉरी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, वो क्या है, इस ट्रायंगल का थर्ड साइड है, जो कि सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है कि अगर वेक्टर यहां होता, ए वेक्टर अगर यहां होता, तो हम कहते हैं इसका डायगोनल जो, सॉरी इसका जो थर्ड साइड है ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर ये वेक्टर यहां है और पैरेललोग्राम आपने कंप्लीट किया है, तो यही थर्ड साइड ऑफ डायगोनल है कि नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर वेक्टर ए यहां हो, वेक्टर बी यहां हो, तो इससे कंप्लीट पैरेललोग्राम बना लो, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम को रिप्रेजेंट करेगा। असल में देखा जाए तो ये पैरेललोग्राम लॉ भी ट्रायंगुलर लॉ का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं क्या चीज, कि अगर दो वेक्टर ए और बी पैरेललोग्राम में किसी दो एडजेसेंट साइड को कोइनिशियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल सम को रिप्रेजेंट करेगा। असल में ये डायगोनल क्या है, असल में ये डायगोनल देखो तो इस वेक्टर को इधर शिफ्ट करो, तो ये थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल नहीं, तो असल में ये क्या है, आउटकम ऑफ क्या, पैरेललोग्राम, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है। समझ में आ रहा है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कहता है क्या चीज, कि इफ टू वेक्टर्स represents the
पैरेललोग्राम, आप शॉर्टकट लिखो पैरेललोग्राम को इनिशियली, देन इट्स डायगोनल है ना, which is co-initial with them represents the क्या sum of what vector, है ना। क्या मीनिंग है, ध्यान से कह रहा है क्या चीज कि यदि दो वेक्टर है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को, वो भी को इनिशियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो एक इधर तो दोनों वेक्टर क्या हुए, को इनिशियली हुए, ठीक है। तो कहता है क्या, देन इट्स डायगोनल, इट्स छूट गया, देन इट्स डायगोनल, अच्छा मतलब उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो जो कि को इनिशियल है उन वेक्टर के साथ, क्योंकि इसके दो डायगोनल होंगे, एक ये डायगोनल होगा, एक ये डायगोनल होगा, है ना। लेकिन कौन सा डायगोनल लेना है, तो वो वाला डायगोनल जो उनके साथ को इनिशियल है, वेक्टर के साथ क्या है, को इनिशियल है, वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ क्या चीज, वेक्टर को, ठीक है। तो हमारे पास दो नियम है, एक है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या, एक बार क्विक रिवीजन कीजिए, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, और इसका हेड और इसका टेल जुड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सा लॉ लगाओगे आप, यस ट्रायंगुलर लॉ। क्या होगा, तीसरा साइड रिवर्स ऑर्डर में सम को रिप्रेजेंट करेगा, समझ में आ गया। अच्छा, उसी तरह से अगर कोई वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइंट है पहले से, ये ए वेक्टर ए बी वेक्टर, तो क्या होशियारी लगाओगे, इसमें लगा दोगे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहना कि ये काम करो, इसका एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो और इसका जो डायगोनल होगा ना वो इसके सम को रिप्रेजेंट करेगा। आप खुद सोचो इसका डायगोनल सम को रिप्रेजेंट क्यों करता है, क्योंकि देखो अगर ये ए वेक्टर है तो इधर वाला वेक्टर भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। अब देखो ध्यान से, ये बी वेक्टर ए वेक्टर, तो ये वाला ए प्लस बी नहीं हो जाएगा। इसी कारण से होता क्या है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम करता है, इसी कारण से डायगोनल सम को रिप्रेजेंट करने लगता है। समझ में आया कि नहीं है? यस, फिर से एक बार, अगर हेड से टेल ज्वाइन है तो थर्ड साइड सम को रिप्रेजेंट करेगा, और कौन सा नियम लगेगा इसमें, ट्रायंगुलर लॉ। अगर कोई वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन है भैया, है ना, तो इसमें कौन सा लॉ लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आया कि नहीं? दोनों एक ही चीज है। असल में देखा जाए, इस पार्ट को अगर छुपा दिया जाए इस पार्ट को, तो ये चीज और ये चीज हम सेम टू सेम दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं? सो ये दो नियम है ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रिजल्टेंट का वैल्यू है उसको निकालते कैसे। अभी तो हमने जाना कि रिजल्टेंट होता क्या है। असल में रिजल्टेंट होता है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल और नहीं तो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इसका वैल्यू कैसे निकलता है इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो नाउ। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास अगला टॉपिक है हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर अगर दिए हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा। अभी हमने सीखा कि रिजल्टेंट होता क्या है। क्या होता है? तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होता है, नहीं तो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। इसको रिजल्टेंट क्यों कहा जाता था, याद कीजिए जरा। क्योंकि हम कहें कि आप इस रास्ते से यहां तक जाओ, फिर इस रास्ते से यहां तक जाओ, तो आप उसी जगह पहुंचोगे अगर इस रास्ते से जाओगे तब। ठीक है ना? इस रास्ते से जाओ तब, चाहे इस रास्ते से जाओ तब, दोनों का परिणाम एकदम बराबर निकलना है। मतलब दिस विल बी रिजल्ट ऑफ दिस पाथ एंड दिस पाथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कहलाता है रिजल्टेंट। उसी तरह से देखो जरा ध्यान से, मान लो कोई पार्टिकल है यहाँ पर, उस पर एक फोर्स लगा इधर, एक फोर्स लगा इधर। असल में पार्टिकल जाएगा किधर? इसे कहीं बीच में जाएगा, राइट। लेकिन मान लो कि ये फोर्स ज्यादा है, तब किधर जाएगा? कहने का मतलब है कि इसको बीचों बीच तो नहीं जाएगा, कि इधर फोर्स ज्यादा है तो ये इसकी तरफ ज्यादा जाएगा, इसकी तरफ कम जाएगा, है ना। तो आप देखो कह रहा है क्या चीज कि अगर इस पर दो फोर्स लग रहे हैं इस तरह से, तो कहता है क्या चीज कि जाएगा किधर हम बताते हैं। इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ठीक, और उसका डायगोनल ड्रॉ कर लो, ये हमेशा अपने डायगोनल की तरफ जाएगा। कहने का मतलब है किसी बक्से पर अगर आप इधर फोर्स लगा दो, इधर फोर्स लगा दो, ठीक है, तो इन दोनों फोर्सों का जो रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा कि बक्सा इधर जा रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आया, है ना। इसलिए इस डायगोनल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं। आगे समझ में रिजल्टेंट। चलिए हम लोग देखने वाले हैं कि इस रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अटेंशन दीजिएगा ध्यान से। मान लीजिए कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर हैं ए, एक वेक्टर आपके पास ए, ठीक है, राइट,
एक दूसरा वेक्टर है बी, दूसरा वेक्टर बी कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कह रहा है दूसरा वेक्टर बी यहाँ है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, दो वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल कितना रखा है, थीटा। आपसे बोला गया रिजल्टेंट कितना होगा, कैसे निकलेगा, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट जो होगा वो इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे आप। यस और नो, थोड़ा सा फोटो बड़ा बनाओ, क्योंकि अगर डायग्राम में लिखना पड़ेगा तो आप कहोगे कि सर छोटा छोटा लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा सर। ठीक है, चलो ये ए वेक्टर है, ये बड़ा सा बी वेक्टर दिखाई दिया, आप जो सब दिखाई देगा, और बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक, चलिए अब कहता है रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो एक काम करो आप इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। बना क्या पैरेललोग्राम, अच्छा आपने क्या कर लिया, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब कहता है क्या कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, कहाँ गया डायगोनल, हो ये वाला डायगोनल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, a प्लस बी को, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर को। ठीक है, हमको इसी का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा। तो अब a वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, मान लो a है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो b है। ठीक, अब सुनना ध्यान से, अब इसका रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा ज्योमेट्री इस्तेमाल होगा, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस देखते रहिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इस वाले साइड को आगे तक एक्सटेंड कर रहे हैं। लेट मी हैव ब्लू मार्कर, ये देखिए इस वाले साइड को हम आगे तक एक्सटेंड कर रहे हैं, कर दिया, और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर दिया, दिखाई दिया आपको। आप इसका नाम दे दो फिलहाल, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E पॉइंट है। आप बताओ जरा, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल क्या है, थीटा है, तो आप बताना जरा, ये भी एंगल तो थीटा ही हो जाएगा, यस और नो, गुड। अच्छा, इसका लंबाई कितना है, b है, तो अगर इसका लंबाई b है तो पैरेललोग्राम के हिसाब से इसका भी लंबाई तो b ही होगा। बोलो बबुआ बोलो, यस और नो। अब देखो ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि हमको इस रेड वाले लाइन का लंबाई निकालना है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, सर यहां तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो क्यों ना इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये निकाल लिया जाए। हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन सवाल उठता है ये कि ये लेंथ तो आपको पता ही नहीं है, ये पूरा लेंथ यहां से लेके यहां तक तो ए है, लेकिन हाई वाला पता रहेगा तब ना आप यहां से यहां तक का पूरा लंबाई बता पाएंगे। तो ये छोटा वाला पिंडी सा और ये बड़ा वाला का लेंथ तो आपको पता ही नहीं है। तो पहला मुद्दा होना चाहिए हमारा कि इस लेंथ को और इस लेंथ को फाइंड करा जाए। ये लेंथ और ये लेंथ निकलते ही हमको ये साइड आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा, फटाक से उसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये सब ना, चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल को जरा गौर से देखिए, क्या है ये ट्रायंगल, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये साइड है बी, ये साइड है थीटा, आपको ये साइड चाहिए। तो आप बताओ जरा, इस साइड हमको निकालना है, मान लो एच है, तो आप बताना जरा, एच छोड़ो, ये हाइट है समझ लो, इसको निकालना, मतलब ये सी पॉइंट है, ई पॉइंट है, मुझे ये निकालना है। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या लिखोगे, आप बताना जरा, साइन थीटा क्या लिखोगे बताओ। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर सी इंटू ई डिवाइड बाई हाइपोटेनस, दैट इज बी। ठीक, तो आप बताओ ई सी बराबर क्या आ जाएगा, दैट इज बी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आ गया बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा। उसी तरह से आपसे कोई पूछे ये वाला साइड कितना होगा, ये बी है ना, ये बी कितना होगा, तो आप इसमें बोला कॉस थीटा अगर लिखोगे तो क्या प्राप्त होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो दैट इज बी ई डिवाइड बाई बी, गुना हो जाएगा, तो बी कितना आ गया, ये आ गया बी कॉस थीटा। मतलब ये वाला साइड आ गया कितना, ये वाला साइड आया बी साइन थीटा, यस, और ये वाला साइड आया क्या, बी कॉस थीटा। दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉस थीटा और ये क्या है, साइन थीटा है।
इसमें एक चीज बहुत अच्छा नोटिसेबल चीज है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ये चीज को हमेशा याद कर लो, क्योंकि अब बचपन बीत गए हमारे, अब ऐसे छोटे छोटे बच्चों वाले ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो मालूम चला कि क्लास ही बीत गया हमारा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है, देखो ध्यान क्या रखना है कि अगर ये बी था और ये थीटा था, तो थीटा के सामने वाला साइड हमें निकाला तो आया बी इंटू क्या, साइन थीटा, और थीटा के साथ वाला साइड निकाला, ये कौन साइड है, थीटा के साथ वाला साइड है, बेस, तो थीटा के साथ वाला साइड निकाला तो आया क्या चीज, बी कॉस थीटा। इस चीज को हमेशा याद कर लो आप। अगर मान लो कोई ट्रायंगल यहां पर है, ये लेंथ दे रखा है 2 मीटर, ये रखा है 45 मीटर, तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सीधा डायरेक्ट 2 सामने वाला मतलब साइन, साइन 45, अरे 100 से साइन, 100 से सामने वाला है ना, साथ वाला नहीं सामने वाले के लिए क्या चाहिए, सामने वाला मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में कौन आता है, साइन आता है, तो बस हाइपोटेनस मालूम, एंगल मालूम, सीधा लिखेंगे इसको कितना, 2 साइन 45, और थीटा के साथ वाला साइड लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 cos 45। हमेशा याद कर लो इस चीज को आप, ठीक है ना, रट जाओ इसको, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला आपको इसका। अगर मान लो ये x है और ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला साइड कैसे निकलेगा, बस हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, और थीटा के साथ वाला साइड कैसे निकलेगा, तो x इंटू कॉस थीटा। मैं अब बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको, ठीक है, आपको भी मेंशन रखना, ध्यान रखना, इसको याद कर लो आप, बस इसलिए रटवा रहा हूं आपको। बताओ जरा, ट्रायंगल इधर दे दिया हमने, है ना, ये थीटा है, ये y है, आप बताओ ये कितना होगा। अच्छा सर, थीटा के सामने वाला साइड पूछ रहे हैं, साइन सामने वाला मतलब y साइन थीटा, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस इंटू थीटा के साथ वाला साइड है ना, आ गया करने, बहुत बढ़िया। इसको तो आप बिल्कुल रट ही जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सीधी बात, ध्यान से देखो, नो बकवास, ये थीटा, ये हाइपोटेनस बी, तो थीटा के सामने वाला साइड, तो आप कहोगे सर बी साइन थीटा, ये सर नो, और थीटा के साथ वाला साइड तो आप कहोगे सर बी कॉस थीटा। बहुत अच्छा सर, आपने तो उसको याद करवा दिया है ना, चलिए ध्यान रखिएगा इसका। अब बताओ जरा, सबको मालूम चल गया, अब हम क्या लगा देंगे इस ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब सुनना ध्यान से क्या कर रहे हैं, हमको इस ट्रायंगल में, ये बड़ा वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल क्या लिखा जाए, ए सी और ई, दिखाई दे रहा है आपको, ए सी ई, ये बड़ा ट्रायंगल हम कह सकते हैं, देखिए तो, और आप भी कह सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज, सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये तो आता होगा सर, है ना, पाइथागोरस लगाने। अब बताओ जरा, तो ए सी का स्क्वायर क्या है, ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, और उसका क्या करने वाले हैं आप, स्क्वायर करने वाले, और ई सी क्या है, ई सी है ये वाला साइड, मतलब आप कहोगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, अच्छा, प्लस ए कैसे निकलेगा, तो ए देखो क्या है, ए यहां से लेके यहां तक का लंबाई है, मतलब यहां से यहां तक ए, और यहां से यहां तक बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा डेफिनेटली ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बोलो हाँ, ठीक। चलिए अब कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, यहां आ रहा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां देखो यहां देखो यहां देखो, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो यहां से आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस इसका स्क्वायरिंग करोगे तो यहां से आएगा ए स्क्वायर, ठीक, उसके बाद 2ab करते हैं ना, तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ये हमने क्या किया, यहां से यहां तक क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा किया हमने, राइट। चलो बहुत अच्छा, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस इंसान को, दिखाई दे रहा है आपको ये इंसान, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लो, अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अरे सर इससे तो हम बड़ा अच्छा से जान पहचाने हमको, है ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab क्या कॉस थीटा, ये किसके बराबर, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, ये बेचारा हो गया 1, तो आंसर आया रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर, मतलब क्या भैया, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, आप कहोगे यहां आ रहा है ए स्क्वायर प्लस यहां से आ रहा है बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दिखाई दिया, बहुत अच्छा। तो यहां से
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब a प्लस बी जो वेक्टर आएगा सम ऑफ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना निकला, तो आपका हो गया अंडर रूट भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिखाई दे रहा है? घोट जाना है इसको, घोट जाना समझते हैं ना, सीधा निकल जाना है इस फॉर्मूला को, पेट में नहीं दिमाग में निकल जाना है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए कहानी क्या है, इसका क्या मीनिंग बनता है, ध्यान से देखिए। ये तो पैरेललोग्राम में लगाए हैं आप ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि यहां पर एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, ठीक है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस a को आगे शिफ्ट करोगे आप, ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल बिटवीन वेक्टर है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो साइड होगा ना, यही है आपका क्या चीज, a प्लस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos इंटू थीटा। अब सोच के देखो, अगर इसी में यही चीज में अगर थीटा बराबर 90 हो जाए, तो थीटा बराबर 90 होते ही ये वाला b ऐसे घूम जाएगा, सीधा हो जाएगा बिल्कुल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है भैया कि नहीं आ रहा है? थीटा बिल्कुल 90 हो गया, तो ये भी ऐसा हो गया। अब जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा, ठीक है। तो अब बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये तो अगर इसका मैग्नीट्यूड, अगर इसका लेंथ अगर a है, इसका लेंथ अगर b है, तो ये कितना आना चाहिए, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। यही चीज आप इसमें थीटा बराबर 90 रख के देखो, क्या यही चीज आ रहा है? देखो तो ध्यान से, जैसे ही थीटा बराबर यहाँ 90 रखोगे, ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा और रिजल्टेंट क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि रिजल्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम होगा। ये सब अच्छा सर, ये तो बड़ा काम का चीज हुआ। मतलब ये जो हम लोग बचपन में सीखे थे कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये काम तो सिर्फ 90 में काम करता था ना, जब एंगल 90 होगा तभी काम करेगा। लेकिन आपने जो ये चीज अभी सिखाया, ये एंगल 90 के बदले में कुछ और भी हो जाए तब भी काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर मान लो ऐसा हो गया तो रिजल्टेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, तब भी काम करेगा, है ना। मतलब थीटा कुछ भी हो जाए तो अब ये आप ट्रायंगल का ये तीसरा साइड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फायदा है इस चीज को पढ़ने का, इससे आपको ज्योमेट्री में भी हेल्प मिलता है काफी ज्यादा, कि अगर भैया 90 दिया तो बड़े मजे में आप काम करते हो, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन अगर 90 ना हो, कोई दूसरा एंगल हो, तो करना क्या है, अगर दूसरा एंगल हुआ तब तो करना क्या है, इसी में बस 2p इंटू बी इंटू कॉस थीटा कर देना है। अगर ये 90 एंगल 90 होगा तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा, अपने आप पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगुलर लॉ के लिए वैलिड है, पैरेललोग्राम लॉ के लिए भी वैलिड है, आपको ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं है? मतलब ये चीज कैसे लागू होगा, इसी चीज का फिगर आप बना सकते हो। अगर एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, और एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा है, तो थीटा को यहां मत दिखाना कभी, उसको टेल टू टेल शिफ्ट करो आप, ये थीटा है, तो इसके बीच का ये वाला जो वैल्यू है ना, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड यही वाला आएगा, सेम टू सेम। समझना कि नहीं है? तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करके रिजल्टेंट निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इससे एक और फायदा हुआ कि मान लो कि कभी ज्योमेट्री में आपसे कोई पूछे कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये 4 साइड है, ये 3 साइड है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो बताओ डायगोनल का लेंथ कितना होगा। आप क्या करना, सीधा यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ पर 2 इंटू कॉस 3, 4 इंटू कॉस 45 रख देना, डायगोनल का लेंथ निकल जाएगा। ये सर ना, चलिए बहुत अच्छा। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बारे में हम और भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे क्या होता है ये हमने पहले सीखा, उसके बाद सीखा कैसे निकलता है ना। अब इसके बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए, हम भी सीखे, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, उसका रिजल्टेंट a प्लस बी होगा, या फिर अगर ये वेक्टर a वेक्टर b है और उसके बीच एंगल थीटा है, तो थर्ड साइड विल रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट निकालने का तरीका 1 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक, कह रहा है क्या चीज, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर इज 0 डिग्री, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो आप सोच के देखो,
अगर एंगल 0 डिग्री हो इसका मतलब क्या होगा, ये बी वेक्टर घूमते 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 यहां तक आ जाएगा, ठीक है ना। अब सोच के देखो, जब ये बी वेक्टर यहां आएगा, तो यहां 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 दिखाते हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ध्यान से देखना। अभी इसका रिजल्टेंट इतना बड़ा है, अगर ये वेक्टर को थोड़ा सा और नीचे की तरफ रोटेट कर दो तो अब इसका रिजल्टेंट इतना बड़ा हो गया। अरे ये रिजल्टेंट तो बड़ा हो रहा है सर, अगर इसको और रोटेट कर दो ऐसे, बी वेक्टर को हमने रोटेट कर रहा है, हम रोटेट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है, बड़ा हो गया। फिर बी वेक्टर को थोड़ा सा और रोटेट कर दिया तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ते 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 बी जब बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा तो ये रिजल्टेंट सबसे बड़ा हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब बी को अब नीचे करना शुरू करोगे तो फिर रिजल्टेंट घटना शुरू हो जाएगा, देखो तो रिजल्टेंट क्या होगा, छोटा होना शुरू हो गया, छोटा छोटा छोटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे ही रोटेट करते 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 जब ये 0 डिग्री पर आता है उस समय जो रिजल्टेंट होता है ना वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। देखो ध्यान से, अगर ये रहा ए और ये रहा बी, यहां से यहां तक बी, तो रिजल्टेंट क्या होगा, वो यहां से लेकर के यहां तक पूरा रिजल्टेंट होगा, है ना। और वो रिजल्टेंट सबसे बड़ा होगा, ये सर नो, और उसका जो वैल्यू होगा वो बस ए और प्लस बी के बराबर होगा। तो देखो तो ये चीज यहां से आ रहा है कि नहीं, कि अब क्या करोगे, थीटा इक्वल टू 0 रख दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी कि रिजल्टेंट आया, ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर से रूट कट गया तो रिजल्टेंट आ गया ए प्लस बी के बराबर। यानी कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है ना तो रिजल्टेंट कैसा निकलता है, तो कहता है कि जो भी इंडिविजुअल वेक्टर है उनको सीधा ऐड कर दो। देखो तो सीधा ऐड करने पर रिजल्टेंट आएगा नहीं आएगा, और जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम भी होगा, राइट। मतलब दिस विल रिप्रेजेंट क्या चीज, द मैक्सिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट, यस और नो। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों वेक्टर का एंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं आया। और मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा कैसे, तो सीधा दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड कर दो, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मतलब कोई अगर आपसे कोई कहे कि अगर एक 3 न्यूटन का फोर्स है, एक 4 न्यूटन का फोर्स है ना, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना पॉसिबल है, तो आप कह सकते हैं सर 7 न्यूटन पॉसिबल है। मैक्सिमम रिजल्ट कब होगा, जब दोनों के बीच एंगल 0 हो जाएगा, और दोनों का एंगल 0 हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सीधा ऐड हो जाएंगे। आप इस चीज को यहां भी विजुअलाइज करो एक बार, देखो ध्यान से, एक वेक्टर है ए वेक्टर, इधर एक वेक्टर बी वेक्टर और इधर ए वेक्टर। अगर एंगल 0 हो गया इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्स एक ही दिशा में एक्ट हो रहे हैं, ए भी इधर ही हो गया, बी भी इधर ही हो गया। किसी बॉडी पर 3 न्यूटन 4 न्यूटन एक्ट हो एक ही डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट क्या लिखते हो आप, 7 न्यूटन लिखते हो कि नहीं लिखते हो, सीधा ऐड करके लिखते हो कि नहीं। मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर अगर 0 हो जाए तो रिजल्टेंट को निकालने के लिए सीधा मैग्नीट्यूड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उस समय जो वैल्यू निकलेगा वो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, गुड। चलिए नेक्स्ट क्या रहा चीज कि इफ एंगल बिटवीन वेक्टर इज 180 डिग्री हो जाए, तो एंगल बिटवीन वेक्टर 180 होने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा, यहां देखिएगा बबुआ लोग, यहां बबुआ, यहां ये ए वेक्टर बा हो, ई का बा बी वेक्टर बा, आई का एंगल दिले बा हो थीटा, कहता ये थीटा हो 180 डिग्री, भोजपुरी छोड़ी, थीटा हो गया 180 डिग्री, है ना। कैसे, थीटा 180 होने का मतलब क्या है, ये वाला चीज उधर जाएगा, ये थीटा को 180 करना मतलब ये थीटा 180 होना चाहिए, मतलब ये उधर जाएगा तब थीटा बढ़ता जाएगा वैल्यू, है ना। तो आप सोच के देखो, आप इसको उधर घुमाना चालू करो, तो अभी रिजल्टेंट कितना है, तो इतना बड़ा रिजल्टेंट है, थोड़ा सा इस बी को रोटेट कर दो बगल में, तो अब रिजल्टेंट पहले से छोटा हुआ कि नहीं हुआ, देखो तो थोड़ा सा और रोटेट कर दो इसको, और उधर रोटेट कर दो, बी को यहां कर दो, तो रिजल्टेंट अब हिट चुकी हो गया, और रोटेट कर दो, इस एंगल थीटा को और बढ़ा दिया हमने, तो अब रिजल्टेंट और इतना छोटा हो गया मात्र, थोड़ा सा और रोटेट कर दो, यहाँ रोटेट कर दो, तो रिजल्टेंट अब इतना छोटा हो गया कि नहीं हो गया, और थोड़ा सा और रोटेट इसी पर डाल दो, तो रिजल्टेंट बिल्कुल इतना बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये सबसे छोटा रिजल्टेंट होगा। फिर अगर बी यहां से अगर बढ़ना शुरू करेगा तो फिर रिजल्टेंट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अच्छा सर, मतलब यहां अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर अगर इसके ठीक अपोजिट हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 हो गया कि नहीं हो गया। इस केस में
जो रिजल्टेंट होगा यहां से लेके यहां तक रिजल्टेंट होगा तो वो मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, है कि नहीं है। और वो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, a माइनस बी होगा। देखा ध्यान से देखो कैसे, थीटा जब 180 रखोगे तो cos 180 होता है -1, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा -2ab, और इसको देखने से लग रहा है क्या है कि a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर। रूट खटेगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। हमने मॉड साइन इसलिए लगाया ताकि रिजल्टेंट को क्या रखा जा सके, पॉजिटिव रखा जा सके। रिजल्टेंट कभी भी याद रखिएगा नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या करना है, सीधे a माइनस बी कर देना है। और करना क्यों ना हो, देखो तो ध्यान से, अगर ये आपने यहां से यहां 3 मीटर गया, आप यहां से यहां 3 मीटर गए और 2 मीटर वापस आ गए, तो बचा कितना रिजल्टेंट, आप कहोगे सर 1 मीटर। सीधा घटा दिए कि नहीं घटा दिए, है ना। यानी कि वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनको सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, समझ में आया कि नहीं है। और उस समय जो रिजल्टेंट होता है वो सबसे मिनिमम रिजल्टेंट होता है। आप एग्री करते हैं इस बात को। देखिए एक और तरह से आपको एग्री करा सकते हैं। मान लीजिए कि इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, इधर लग रहा है 4 न्यूटन, तो आप बताओ इसका रिजल्टेंट कितना होगा। आप कहोगे मैंने 9th क्लास में पढ़ा है, इधर 5 इधर 4, मतलब 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 बराबर 1 न्यूटन। अच्छा सर रिजल्टेंट 1 न्यूटन होगा। आप किए क्या, बड़ा वाला में छोटा वाला घटा दिए, सीधा डायरेक्ट घटा दिए ना, है ना। तो जब भी ये बिल्कुल 180 दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री, उस दौरान आप इसको डायरेक्टली घटा देते हैं। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत अच्छा। और उस समय जो रिजल्टेंट मिलने वाला होता है वो क्या मिलता है बबुआ, मिनिमम मिलता है, समझ में। यानी हम कह सकते हैं, आप इसको नोट करिएगा, हम मिटा रहे हैं फिलहाल। हम कह सकते हैं क्या चीज, कि अगर आपके पास एक 3 न्यूटन फोर्स दिया, एक 4 न्यूटन फोर्स दिया, तो कहेगा इससे आप ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स पैदा कर सकते हो, तो एक ही दिशा में लगा के 7 न्यूटन पैदा कर सकते हैं, है ना। अच्छा, और कम से कम कितना पैदा कर सकते हो, तो आप कहोगे उल्टा दिशा में लगा के 1 न्यूटन पैदा कर सकते हैं। इससे कभी भी आप रिजल्टेंट को 0 नहीं कर पाओगे, हमारा ना, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ये दोनों बराबर होता तब ना 3 माइनस 3 0 आता, लेकिन यहां पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू से कितना होने वाला है, 1। यानी 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के फोर्स की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा 7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर सकते होंगे। कब होगा वो, सेम डायरेक्शन में अप्लाई करने पर। और कम से कम 1 न्यूटन का बल उत्पन्न कर सकते होंगे, कब, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा। 1 न्यूटन से कम का बल आप इससे उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि यदि एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो एंगल बिटवीन वेक्टर अगर 90 हो जाए तो सोच के देखिए क्या होगा। एक वेक्टर ये ए, एक वेक्टर ये बी, तो आप बताओ इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला होगा। 90 डिग्री है तो आप डेफिनेटली यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो ये कितना आएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस। होगा कि नहीं होगा, आप सोच के देखो। सीधा अगर थीटा आप 90 रखते हो तो आप बताना हमको, cos 90 तो ऐसे ही बेचारा शहीद हो गया, बेचारा हमेशा मर मिटने को तैयार रहता है ना, सीधा 0 हो गया। अब ये 0 हुआ तो इसको भी साथ में ले भी था, ठीक। तो अंदर क्या बचा, मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप खुद ऐसे भी सोच के देख सकते थे कि ये अगर a है ये b है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। इसका दूसरा फिगर भी बना सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर एक फोर्स है 4 न्यूटन का फॉर एग्जांपल, और यहाँ एक फोर्स है 3 न्यूटन का, और बिल्कुल ये 90 डिग्री पर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल आप इसके पैरेललोग्राम बनाओ, ये आपका रिजल्टेंट होगा। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप सोच के देखो, ये 3 तो ये भी 3, अब 90 डिग्री 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 5, क्या अंडर रूट 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, कितना आएगा 5 आएगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। मान लो कि अगर किसी ने कहा कि एक फोर्स है 12 न्यूटन का और एक फोर्स है 5 न्यूटन का, बताओ इनका रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप कहोगे इनका रिजल्टेंट होगा इनका डायगोनल के लॉन्ग, और वो होगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इसके बाद तीसरे पॉइंट के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको, सुनिएगा ध्यान से। कहता है क्या, चौथा नंबर पॉइंट है हमारे लिए, सुनिएगा। अब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए थे। रिजल्टेंट वेक्टर का कितना वैल्यू होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये हम निकालना अब तक सीख चुके हैं। सुनिए बाबू, अब पूछता है क्या, रिजल्टेंट तो निकाल लिया, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर तो एक वेक्टर है, तो उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ डायरेक्शन होगा, तो मैग्नीट्यूड तुम निकाल लिए। इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे बताओगे भैया, तो हम कह रहे हैं क्या चीज,
कि जब भी इसका डायरेक्शन बताना होगा ना, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये वाला जो वेक्टर है ये इतने लंबाई का है और इस ए वेक्टर से अल्फा एंगल उधर की तरफ है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये अल्फा एंगल बताने आना चाहिए, है ना। कोई आपसे कहे, उदाहरण के लिए हम क्या बोल रहे हैं सुनिए ध्यान से, इधर 3 न्यूटन का फोर्स है, ठीक, इधर 4 न्यूटन का फोर्स है, ठीक, एंगल बिटवीन देम थीटा है, ठीक, पैरेललोग्राम आप बना लिए, ठीक, रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट जो भी इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कर दोगे, तो वैल्यू आ गया। अब इसका डायरेक्शन कैसा होगा, आप कहोगे सर इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर प्लस 2 3 4 cos थीटा, जो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो दिशा होगा वो 3 न्यूटन से अल्फा एंगल दूर होगा। आप ऐसे बोल दोगे, क्योंकि आपको इसका दिशा तो अब पता लगा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 3 न्यूटन के कंधे पर बंदूक रख के चलाएंगे, है? मतलब इसका जो दिशा होगा उससे कितना हट के इसका दिशा होगा ये बता देंगे, इसका दिशा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो हमको अब फोकस करना है इसी अल्फा को फाइंड करने पर। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू शो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, हम लोग चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है हाउ टू शो, ठीक, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सुनिएगा ध्यान से बबुआ लोग, देखिए ध्यान से। अब बताइए आप ध्यान से देखिए, वो पिछला याद करिए वीडियो एक बार, है ना। ये अगर इसका लंबाई b है, इसका मैग्नीट्यूड अगर b है और ये एंगल थीटा है, तो आप बताओ थीटा के सामने वाला, यस जल्दी से, b sin थीटा, थीटा के साथ वाला साइड का लेंथ दैट इज b cos थीटा, निकल गया। अब बताओ हमको ये अल्फा बताना है, ये वाला अल्फा बताना है कितना होगा, दिस अल्फा, ये ब्लू अक्का वाला अल्फा इज हाउ मच, कैसे बताएंगे। तो आप देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, यस। तो आप बताओ उस ट्रायंगल में tan अल्फा आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, tan अल्फा का थोड़ा साइन फैंसी रखो, tan अल्फा पूछा सब। तो आप सोच के देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है भैया, तो वो है b sin थीटा डिवाइड बाय थीटा, क्या है, थीटा है वही एंगल बिटवीन वेक्टर, है ना। बेस तो ये पूरा होगा, तो a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी क्या है कॉस थीटा। यहाँ वेक्टर नहीं लिखना है, यहाँ लंबाई लिखना है ना, क्योंकि ये भी लंबाई है ये भी लंबाई है, मतलब लेंथ लिखना है हमको। ओके चलिए, तो ये आपको निकालने आ गया tan अल्फा का डायरेक्शन। अगर भविष्य में आपने कोई क्वेश्चन बनाया और tan अल्फा √3 आ गया, तो आप क्या बोलोगे, अल्फा सर 60 डिग्री है ना। अच्छा, मान लो आपसे कोई कह दे कि tan अल्फा आपने कहीं से निकाला, वो आ गया 1/√3, तो आप क्या बोलोगे, सर अल्फा 30 डिग्री है, मतलब ये जो रिजल्टेंट है ना इस ए से 30 डिग्री दूर है। ठीक है ना, तो tan अल्फा हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं। चलिए, उसी तरह से आपसे कोई कह दे कि नहीं हमको बताना, हम रिजल्टेंट का एंगल इस वेक्टर से नहीं, हम इस वेक्टर से बताना चाहते हैं, तो ये वाला एंगल मान लो आप क्या है, बीटा है। तो बीटा वाला कैसे बताओगे, तो बीटा वाला के लिए देखिए हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक से आप फॉर्मूला भी याद कर पाओगे और बीटा को भी लिख पाओगे। सुनना ध्यान से, हमको tan अल्फा लिखना है, तो अल्फा किसके साथ का एंगल है, अल्फा जो एंगल है रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल है कि बी के साथ एंगल है, तो सर अल्फा तो रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल है। तो जब भी हमको ए के साथ वाला एंगल निकालना हो, ए के साथ वाला एंगल निकालना हो, तो हम लोग यहां लिख देंगे क्या चीज, बी साइन थीटा, और यहां लिख देंगे बी कॉस थीटा। मतलब ए के साथ एंगल निकालना है तो हमने बी लिखा, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, क्योंकि हमको tan मंगवाना है। tan कैसे जनरेट होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा से। तो जिसके साथ एंगल पूछा भैया उसको नहीं लिखेंगे, दूसरे वाले को लिखेंगे। ए के साथ पूछा एंगल तो हम लिखेंगे बी साइन थीटा बी कॉस थीटा लिख दिया, और साथ में जो बच गया ए लिख दिया, ये tan अल्फा आ गया। ठीक, उसी तरह से अगर आपसे कोई tan बीटा पूछ ले, तो अब आप हो गए हैं होशियार। ये वाला एंगल आपका बीटा है, देखो जरा ध्यान से,
दिस एंगल इज व्हाट, बीटा। तो आप बताओ बीटा कैसे बताओगे, tan बीटा। तो सर आपने भी बताया tan बीटा के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन बटा कॉस, लेकिन बीटा किसके साथ एंगल है, बी के साथ एंगल है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए साइन थीटा। देखिए जिसके साथ एंगल पूछा गया उसको नहीं लिखने का, रिजल्टेंट का बी के साथ एंगल पूछा गया, tan बीटा कितना होगा, तो बी के साथ पूछा गया तो हम किसको लिखेंगे ऊपर, ए साइन थीटा, यहाँ के लिखेंगे ए कॉस थीटा, और जिसके साथ पूछा गया एंगल उसको यहाँ लिख दूंगी, ये क्या आ जाएगा, tan बीटा निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब सुनो ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें नोटिस करने वाला सुनना, अगर मान लो इसी में ये वाला ए वेक्टर थोड़ा बड़ा हो जाए और बी वेक्टर छोटा हो जाए, हम देखना चाहते हैं अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, देखना ध्यान से। अगर ए वेक्टर बड़ा है बी वेक्टर छोटा है तो आप इसका पैरेललोग्राम बनाओ जरा, क्या होगा, तो पैरेललोग्राम होगा इस ढंग से। रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो रिजल्टेंट होगा यहाँ, होगा कि नहीं होगा। तो आप देखो ध्यान से, ये अल्फा है ये बीटा है, कौन बड़ा है इसमें, डेफिनेटली बीटा बड़ा है, अल्फा क्या होगा, छोटा होगा। क्यों ऐसा होगा, सुनो ध्यान से। अगर आपने यहाँ पर एक बक्सा रखा है, एक बॉक्स रखा है यहाँ पर, और उस बॉक्स पर दो तरफ से एक इंसान इसको इधर खींच रहा है, एक इंसान इसको इधर खींच रहा है, तो ये बक्सा जाएगा किधर, तो आप कहोगे कि सर इसका पैरेललोग्राम बना दो, ये डायगोनल के अलॉन्ग जाएगा, पर इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो ये वाला रास्ता होगा, है कि नहीं है। तो आप सोच के देखो, अगर आप ए ने ज्यादा फोर्स अगर लगाया तो डेफिनेटली बक्सा जो है वो ए की तरफ ज्यादा ट्रेवल करेगा, बी की तरफ कम ट्रेवल करेगा, है ना। सोच के देखो, अगर ए इतना बड़ा हो जाए और बी इतना सा हो जाए तो इसका रिजल्टेंट कैसे बनाओगे, देखो तो ये बहुत नहीं झुक गया इधर की तरफ, रास्ता किधर हो गया, ए की तरफ ज्यादा है। इस बॉक्स की टेंडेंसी ए की तरफ ज्यादा जाने की है, बी की तरफ बहुत कम जाने की टेंडेंसी है, यस और नो, ध्यान रखना है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ए बड़ा हुआ इसका मतलब बक्सा ए की तरफ ज्यादा मूव करेगा, तो डेफिनेटली इसका जो मूवमेंट होगा वो ए की तरफ ज्यादा झुकाव रखेगा, और जब ए की तरफ झुकाव रखेगा तो डेफिनेटली अल्फा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। याद रखेंगे, अगर ए का वैल्यू अगर बड़ा है बी से तो अल्फा का वैल्यू डेफिनेटली छोटा हो जाएगा किससे, बीटा से, है ना। और उसी तरह से अगर बी का वैल्यू बड़ा हो जाए और ए का वैल्यू छोटा सा हो जाए तो पैरेललोग्राम बनाओगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो किधर आएगा, इधर आएगा। यहाँ से देखो अल्फा बड़ा हो गया और बीटा क्या हो गया, छोटा हो गया। मतलब अगर ए छोटा, ए का मैग्नीट्यूड छोटा है, बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो डेफिनेटली बीटा आपका जो आपका अल्फा होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, बीटा से। मतलब बी बड़ा फोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि बक्से की मूव करने की टेंडेंसी बी की तरफ ज्यादा है, ठीक है। आप जल्दी से उसको नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इसको। चलिए स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट वहां तक हो गया था, 5वां पॉइंट ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, बाकी पॉइंट मिलाते रहेगा, आप कहीं गलती होगा तो। कह रहा है क्या चीज कि अभी हमने वहां कॉर्नर पे हमने देखा था कि अगर ए बड़ा है तो उसका अल्फा छोटा हो जाएगा, बी बड़ा है तो उसका बीटा छोटा हो जाएगा, जो फोर्स बड़ा है उसका एंगल छोटा हो जाएगा, ये तो ठीक था। अब कह रहा है क्या चीज, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर सेम, मतलब ये वाला वेक्टर का लंबाई भी ए ही है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए ही है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, तो डेफिनेटली अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये निश्चित ही ये वाला जो डायगोनल होगा ये बिल्कुल इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो रिजल्टेंट जो होगा वो इसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा। याद रखिएगा, जब भी दो फोर्स बिल्कुल बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उसके ठीक बीचों बीच होता है, उसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। मतलब कह सकते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, है ना। इसमें एक और चीज आपको याद रखना है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हम आपको नहीं दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें 11th का कुछ पोर्शन इंक्लूड होता है। आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं आपको ड्राइव करके दिखा दूंगा। देखो क्या है, अगर मान लो ये एंगल, ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड भी, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ए, और एक वेक्टर ए है, इसका भी मैग्नीट्यूड दे रखा है ए, ठीक, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो देखिए इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डेफिनेटली पैरेललोग्राम कंप्लीट करके, है ना, ये एंगल होगा थीटा बाई 2, ये भी एंगल होगा थीटा बाई 2, और इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, इस रिजल्टेंट का वैल्यू याद रखिएगा हमेशा 2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। आप अगर बोलोगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में अगर आप बताते हो मुझे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें। इसको याद रखना है आपको, इतना वैल्यू होता है रिजल्टेंट का, है ना। इसी फॉर्मूला से डराइव हुआ, इस वाले से डराइव हुआ है, वो आसान है, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। समय कम है इसलिए मैं इसे नहीं दिखा रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है, इसका रिजल्टेंट डायरेक्टली इतना होता है, ठीक।
जब कब लागू होगा, जब रिजल्टेंट दोनों वेक्टर बराबर होंगे तब रिजल्टेंट निकालने के लिए हेल्प करेगा। चलिए 5वां पॉइंट था ये। 6वां पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज सेम, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, देखो ये बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए है, इसमें ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का एंगल 120 है। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो इसका जो पैरेललोग्राम बनाओगे यही रिजल्टेंट होगा, ये वाला आर का वैल्यू होगा ना। कैसे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का वैल्यू ए है, प्लस 2a इंटू ए इंटू कॉस 120, कॉस 120 का वैल्यू होता है 1/2। अब देखो तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सही हो गया, इस 2 से 2, तो क्या बचा, ये 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घट जाएगा तो ये बचेगा a स्क्वायर, रूट कट जाएगा तो बचेगा, मतलब रिजल्टेंट भी कितना होना है, रिजल्टेंट भी a ही होना है। याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के और एंगल 120 है तो उसका रिजल्टेंट भी उतना ही आएगा। ये बस शॉर्टकट है, बस कहीं दिखे तो अचानक से लगा देना, राइट है। चलिए तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला, दिल थाम के बैठे रहिएगा, कुछ देर तक आपका सवालों का सिलसिला चलेगा। सुनिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर यहाँ बी दे रखा है, एक वेक्टर सी दे रखा है, कह रहा है इसमें से कौन सा वचन सत्य है। 4 वचन दे रखे हैं, आपको सत्य वचन ढूंढना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसमें पैरेललोग्राम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तब चेक करोगे कौन सही है। तो देखो ध्यान से, ट्रायंगुलर लॉ के लिए क्या, दो वेक्टर को किसी खास ऑर्डर में देखना होता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें वेक्टर खास ऑर्डर में, देखो तो ये वेक्टर इधर गए तो मालूम अरे 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 ये तो रुक रहा है, ये खास ऑर्डर में नहीं है। ये वेक्टर शुरू करो, इधर जाओ इधर जाओ, हाँ ये दोनों खास ऑर्डर में, मतलब कह सकते हैं सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, अच्छा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी वेक्टर होना चाहिए। देखो ना, आप यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, इससे अच्छा था डायरेक्टली यहां से यहां जाते, मतलब सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए, बी वेक्टर। कौन सा वचन है बताइए, सी नंबर, ये करेक्ट है, ठीक, बहुत अच्छा। यहाँ देखिए दूसरा सवाल कह रहा है क्या, 2 forces of 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, ठीक है, एक्स ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो कह रहा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी कैन ओनली बी, मतलब इन उस एक बॉडी है, इस पर 3 न्यूटन भी फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन भी लग रहा है, पता नहीं कितना लग रहा है। तो कहता है इसका जो रिजल्टेंट हो सकता है इस पर सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कितना, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मोर देन 3, मोर देन 4, बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 1 and 7, कौन सा आंसर होगा। तो आप सोचो कि 3 और 4 न्यूटन से पैदा होने वाला मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, वो हो सकता है 7 न्यूटन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे, 3 न्यूटन 4 न्यूटन सेम डायरेक्शन में, तो कितना जाएगा 7 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, जब वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे, 4 न्यूटन इधर 1 न्यूटन इधर, सॉरी 3 न्यूटन इधर, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा, 1 न्यूटन, घटा दोगे ना। यानी कि इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स का मैक्सिमम प्रभाव 7 न्यूटन का उत्पन्न हो सकता है, मिनिमम 1 न्यूटन का उत्पन्न हो सकता है, मतलब जो इसका प्रभाव होंगे वो 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच में लाई करेंगे। ये कह रहा है मोर देन 3 न्यूटन का है, 3 न्यूटन से कम नहीं हो सकता, 2 न्यूटन भी हो सकता है। अगर फोर्स नेट फोर्स जो है वो रहना है, सॉरी 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच में, तो 2 भी तो हो सकता है। तो कह रहा है सिर्फ मोर देन 3 होगा, ये तो गलत बात बोल रहा है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा, बिटवीन 1 न्यूटन एंड डायरेक्ट 7 न्यूटन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, कहता है अ फोर्स ऑफ 6 kg एंड 8 kg, 6 kg का फोर्स और 8 kg का फोर्स, ठीक है, मतलब 60 न्यूटन और 80 न्यूटन, ये बेसिक आप 9th में जानते होंगे, मालूम। कैन टुगेदर प्रोड्यूस रिजल्टेंट एज, मतलब ये दोनों मिलकर कितना रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं ये बताना है। तो आप सोच के देखो, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन मिल करके, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन मिल करके ज्यादा से ज्यादा 14 न्यूटन का निर्माण कर पाएंगे और कम से कम 2 न्यूटन का निर्माण कर पाएंगे, ठीक है। मतलब आपका आंसर 2 से लेके 14 तक होगा, 14 से बड़ा वाला आंसर अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा और 2 से छोटा वाला आंसर भी अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखो तो 14 से बड़े वाले कौन कौन है, ए बड़ा है तू हट, ए बड़ा है तू हट, ये दोनों बाहर हो गए। और 2 न्यूटन से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी गया काम से, 2 न्यूटन कह रहे हैं, मतलब हाँ ठीक है। असल में ये न्यूटन नहीं है, ये 60 न्यूटन 6 kg का फोर्स है, आप केजी रखो,
असल में 60 न्यूटन और 80 न्यूटन होगा, ध्यान रखना। तो 14 केजी का फोर्स और 2 केजी का फोर्स है ना, यानी कि जो 14 केजी से ऊपर वाले फोर्स होंगे रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, और जो 2 केजी से नीचे वाले फोर्स होंगे वो भी रिजेक्ट, मतलब ये भी रिजेक्ट। तो प्रोड्यूस कौन सा हो सकता है? 11 केजी का फोर्स तो प्रोड्यूस हो सकता है, बिल्कुल इसके बीच में कहीं हो सकता है प्रोड्यूस। आपका आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। ठीक है, तो ये बेसिक सवाल है, आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम आपके लिए और अच्छे से सवाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ बेसिक सवाल और हैं, हम आपके लिए लिए हैं। पहला, उसके बाद कह रहा है चौथा नंबर सवाल, 2 वेक्टर्स ए है जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, बी जिसका मैग्नीट्यूड 12 मीटर है, कह रहा है बना रहा है 20 डिग्री और 110 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो कहता है उसका रिजल्टेंट निकालिए। कैसे निकालिएगा बताइए? सबसे पहले तो आप एक्सिस ड्रॉ कर लो, है ना। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका क्या चीज? वाई एक्सिस, ठीक है। अब जो ए वेक्टर है वो कहाँ है? तो ए वेक्टर जो हम उसको ब्लैक से दिखा रहे हैं, ए वेक्टर जो है कह रहा है यहां से 20 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ये ए वेक्टर है निश्चित, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर, ध्यान रखिएगा। बी वेक्टर कह रहा है 110 का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से 110, मतलब यहां तक तो 90 ही होगा, उसमें तो और आगे जाएगा, यानी बी वेक्टर कहीं यहां होगा। जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 110 डिग्री का, और डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 12 मीटर, ये बी वेक्टर है, ठीक है। करंट का रिजल्टेंट कितना होगा? तो 2 वेक्टर आपको दे रखे हैं, टेल से टेल ज्वाइन है, आप क्या लगा दो? पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या करेंगे? इसका एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, देखना जरा हो पाया कंप्लीट पैरेललोग्राम, है ना। ये जो चीज होगा ये इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सीधी बात है, जो आर का वैल्यू होने वाला है रिजल्टेंट, वो कितना होगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यस, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ए और बी के बीच का एंगल देखना पड़ेगा ना हमको। तो आप सोचो, यहां से लेकर यहां तक 110 है, यहां तक 20 है, यानी बीच का एंगल कितना हो गया? 90, है ना। 110 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा, इसको साफ रख रहे हैं, बस ध्यान रखिएगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये रिजल्टेंट है। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, कॉस 90 तो होता है 0, तो ये पूरा ही शहीद हो गया, है ना। तो आंसर क्या बचा? 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, है ना, 25 144 169 कितना हो जाएगा? 13, मतलब रिजल्टेंट आ गया आपका कितना? 13 न्यूटन, 13 मीटर, सॉरी। ये तो रिजल्टेंट आ गया। आपसे कोई कहे एंगल बता दो इसका, रिजल्टेंट ने ए वेक्टर से कितना एंगल बनाया, मान लो आपसे पूछ लिया गया, ये वाला एंगल पूछ लिया, ये वाला एंगल, ये वाला जो रेड से आपको दिख रहा है, कौन सा? मान लेते हैं ये अल्फा एंगल है। कैसे वो tan अल्फा निकलेगा? तो आपको बताया थे tan अल्फा भैया निकलेगा, देखिएगा, एंगल किसके साथ पूछा गया है? रिजल्टेंट का एंगल 5 वाले के साथ पूछा गया, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 12 साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई 12 कॉस 90 डिग्री। हमने क्यों किया ऐसा? क्योंकि जिसके साथ एंगल पूछा गया हमने उसको नहीं लिखा है, हमने उधर वाले को लिखा है। 12 साइन थीटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर, जो 90 होना है ना। अच्छा, अब बटा 12 कॉस थीटा लिख दिया, और जो बच गया यहाँ पर 5 लिख दिया हमने। आया फॉर्मूला अप्लाई करने, रटना नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है ना? क्या करेंगे बताइए जरा, कितना आ रहा आंसर? तो साइन 90 तो हो गया 1, कॉस 90 हो गया 0, तो ये आंसर आ गया 12/15 tan अल्फा। तो अल्फा अब निकाल तो पाएंगे नहीं, हमको tan का टेबल देखना पड़ेगा, तो फिलहाल हम ऐसे छोड़ देंगे tan इनवर्स ऑफ 12/5 आंसर। दिस इज योर एंगल। इतना डिग्री रिजल्टेंट मैक्स, इतना डिग्री विथ क्या? ए वेक्टर, ठीक है। ये सवाल रहा। अगला सवाल देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर है, एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर है, कह रहा है इसका रिजल्टेंट बताओ। तो डेफिनेटली आपको करना क्या होगा, आप इसको आगे तक शिफ्ट करोगे, टेल से टेल ज्वाइन करोगे, ये 10 न्यूटन वाला आ गया, तो एक फोर्स 10 न्यूटन इधर, एक फोर्स 10 न्यूटन इधर, तो पैरेललोग्राम लगाओगे, तो ये वाला आपका रिजल्टेंट होगा आंसर, है ना। अब देखो ध्यान से, अब ये वाला 60 डिग्री, ये वाला एंगल 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा एंगल। तो ये 10 और ये 10 और बीच एंगल 120। अरे सर अभी तो आप बताएं कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल बिटवीन देम 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट भी वही हो जाता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? एकदम सेम टू सेम 10 न्यूटन।
आप यहाँ भी देख सकते थे, ये ना लगा के ट्रायंगुलर लॉ लगाओ, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर। अब देखो ये साइड बराबर ये एंगल 60 डिग्री, तो ये सब 60 डिग्री हो जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट भी कितना हो जाएगा 10 न्यूटन नहीं हो जाएगा। ये सब आप कर सकते हैं इस तरह से, तो कोई संदेह नहीं है। रिजल्टेंट हमेशा कितना आने वाला है 10। ओके, ये आपका रिजल्टेंट होगा, माफ कीजिएगा ये वाला। ठीक है, तो ये 10 न्यूटन आ गया। अगला सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है अ मैन वॉक्स 4 मीटर इन ईस्ट। ईस्ट की तरफ वो कितना चलता है 4 मीटर चलता है। अच्छा, और फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है ही मेक्स टर्न ऑफ 60 डिग्री टुवर्ड नॉर्थ। अच्छा, मतलब इधर जाते जाते इससे ईस्ट से नॉर्थ की तरफ घूम जा रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और फिर कह रहा है कि 4 मीटर ही चल रहा है। तो यहाँ एक वेक्टर है, यहाँ एक वेक्टर है, और दोनों वेक्टर के बीच का ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो दो वेक्टर बराबर हो तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है बताइए, 2 इंटू ए इंटू कॉस, आपको बताया था एंगल क्या हो जाएगा θ/2 ना। तो देखो तो 2 इंटू इसका लंबाई कितना है 4 इंटू कॉस, और ये 60/2 करोगे तो ये 30 डिग्री आएगा। कितना आ गया ये cos 30 होता है, तो 2 cos 30 होता है √3/2, बाई 2 से बाई 2 कट जाएगा, आएगा 4√3 मीटर। ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके, आप चाहो तो डायरेक्शन भी बता सकते हो। अगला सवाल फटाफट कर रहे हैं क्योंकि आसान सवाल है, यहाँ से हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे। बस देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 फोर्सेज F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। दो फोर्सेज किसी एक बॉडी पे लग रहे हैं, और कह रहा है 1 फोर्स इज डबल ऑफ अदर। ये F1 और F2 में से एक फोर्स F होगा तो एक फोर्स 2F होगा, डबल है। और कहता है कि इनका जो रिजल्टेंट है ना वो इक्वल टू ग्रेटर फोर्स है, मतलब बड़े वाले फोर्स के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि एक फोर्स है F, तो एक फोर्स क्या हो जाएगा 2F। तो कहता है इनका जो रिजल्टेंट है ना, इनका जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़े वाले फोर्स के बराबर, मतलब किसके बराबर है 2F के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट बराबर तो फॉर्मूला निकलेगा पहला फोर्स प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला फोर्स इंटू दूसरा फोर्स इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो कि निकालना है हमको। कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कह रहा है रिजल्टेंट भी ना बड़े वाले फोर्स के बराबर है, मतलब रिजल्टेंट भी कितने के बराबर है 2F के बराबर है। अच्छा, मतलब रिजल्टेंट भी 2F के बराबर है। अब क्या करेंगे बताइए, तो 2F इक्वल टू देखो क्या है यहाँ पर, एगो F का स्क्वायर यहाँ से आएगा और 4F स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा 5F स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर 5F स्क्वायर हो जाएगा। और देखो तो दो दूनी कितना हो जाएगा ये प्लस 4F स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इनटू क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। अब क्या करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4F स्क्वायर इज इक्वल टू 5F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर cos थीटा। ये उधर जाएगा घट जाएगा, तो ये आएगा माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू 4F स्क्वायर cos थीटा। अब देखो F से F स्क्वायर कट जाएगा, 4 इसके नीचे डिवाइड आ जाएगा, यानी कि यहाँ से cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया -1/4। तो थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ -1/4। देखो जब भी हम लोग थीटा का पता नहीं लगा पाए तो हम लोग क्या करते हैं उसको इनवर्स में छोड़ देते हैं। दिस इज योर एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक, अब जल्दी से नोट कीजिए, फिर और सवाल रहे हैं आपके लिए। चलिए देखिए दो क्वेश्चन आपके लिए फिर से एकदम कह रहा है क्या चीज, 2 फोर्सेस F and 2F एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल। दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है F, एक फोर्स लग रहा है 2F। मतलब एक फोर्स है भैया F, एक फोर्स है आपका 2F, दो फोर्स लग रहे हैं। कह रहा है इफ फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड, पहले वाले फोर्स को डबल कर दिया गया, मतलब F को हमने क्या कर दिया 2F कर दिया, जो F होगा वो 2F हो जाएगा। और कह रहा है सेकेंड फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 20 न्यूटन। अच्छा, दूसरा फोर्स जो है वो जो 2F है उसको इंक्रीज कर दिया किससे 20 न्यूटन से, तो 20 कर दिया हमने। कह रहा है क्या चीज, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड। ओ माय गॉड, कह रहा है जो रिजल्टेंट होगा ना उसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्टेंट के वैल्यू में फर्क पड़ेगा लेकिन डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ रहा, ये कह रहा है। ठीक है, तो कहता है कि बड़ा वाला फोर्स कितना था, मतलब 2F निकालना है हमको कितना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आप बताइए अगर फोर्सेज ये लग रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये दोनों फोर्सेज लग रहे हैं किसी पार्टिकल पर, तो उसका रिजल्टेंट होगा किसी एक फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो मान लेते हैं हम पूछते हैं रिजल्टेंट जो है वो 2F के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो आप बोलोगे
इसके लिए लिखा जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू, इससे एंगल पूछा गया तो इसको लिखेंगे f sin थीटा डिवाइडेड बाई f cos थीटा। हम इसके साथ एंगल निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट का एंगल बड़े वाले फोर्स के साथ निकाल रहे हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, दूसरा वाला f cos थीटा f cos थीटा प्लस यहाँ पर क्या 2f, ये है आपका एंगल अल्फा। कह रहा है यही वाला अल्फा चेंज नहीं होगा, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो अल्फा चेंज नहीं होगा। कब? जब फोर्स को ऐसा कर दिया गया तब। मतलब कहने का मतलब कि यही वाला tan अल्फा हमको फिर से प्राप्त हो जाएगा यदि हम f की जगह 2f का इस्तेमाल करें। तो देखो f की जगह 2f का इस्तेमाल करोगे तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, और जो 2f है उसको f + 20 इस्तेमाल करें, 2f + 20 इस्तेमाल करें। देखो क्या किया हमने, फोर्स, छोटा वाला फोर्स को डबल कर दिया और बड़े वाले फोर्स को हमने 20 न्यूटन बढ़ा दिया, तो कह रहा है दोनों सेम रहेगा, मतलब tan अल्फा अभी भी tan अल्फा ही रहेगा, तो डेफिनेटली दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे ही आप इनको इक्वेट करोगे, देखो तो मैं इक्वेट कर रहा हूं इनको, ये देखिए f sin थीटा डिवाइड बाई 2f, सुनिएगा, प्लस f cos थीटा, देखते रहिएगा, इज इक्वल टू, यहाँ है 2f sin थीटा डिवाइड बाई 2f + 20, है ना, और प्लस कितना 2f cos थीटा। देखो ध्यान से, यहाँ से f sin थीटा शहीद हो गया, आप क्रॉस मल्टी, यहाँ पर 2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, इसको और इससे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, मतलब 4f + 2f cos थीटा हो जाएगा ना, इज इक्वल टू, आपको इधर क्या प्राप्त हो रहा है देखो तो, इसको 1 से गुना करोगे तो 2f + 20 + 2f cos थीटा, 2f cos थीटा 2f cos थीटा शहीद हो गया। अब ये 2f आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2f = 20, सो यू गेट f = 10 न्यूटन और 2f = कितना 20 न्यूटन। सो दिस इज योर बड़ा वाला फोर्स और दिस इज योर स्मॉलर वाला फोर्स, एकदम साधारण, नोट इट डाउन। अच्छा, इसको देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है क्या चीज, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िएगा बारीकी से, कह रहा है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस। अच्छा, 2 फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को जोड़ने पर, मतलब एक फोर्स होगा A, एक फोर्स होगा B, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड, देखिए वेक्टर को ऐड नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड को ऐड करने पर एक्टिंग पॉइंट इज 18 न्यूटन। अच्छा, ये 18 न्यूटन आता है, ये कहना चाह रहा है, ठीक। आगे कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 12 न्यूटन कैसे निकालोगे आप? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 12 न्यूटन का मतलब ये हो गया, देखो ध्यान से, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसा निकलता है a² + b² प्लस, ठीक है, देखते रहना, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू कितना रखा है, 12 न्यूटन दे रखा है। ये इक्वेशन नंबर हमने क्या बोला 2, ये इक्वेशन नंबर क्या बोला हमने 1। अब आगे पढ़ते हैं, कहता है क्या चीज, इफ रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री विथ स्मॉलर फोर्स, है ना, 90 डिग्री बनाना के साथ स्मॉलर फोर्स के साथ, तो मान लेते हैं हम हमारा B जो है स्मॉलर फोर्स है, B के साथ 90 का एंगल है, तो tan 90 कैसे लिखा जाएगा बताओ जरा। B के साथ एंगल बोल रहा है तो आप लिखोगे डेफिनेटली A sin थीटा डिवाइड बाई A cos थीटा, और यहाँ क्या लिखोगे प्लस B, इजेंट सो। चलिए, अब कह रहा है tan 90 तो होता है भैया इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, इसका मतलब पक्का इसके डिनोमिनेटर में 0 रहना चाहिए, तब ना ये इन्फिनिटी होगा, तो इसको इन्फिनिटी आने के लिए पक्का B + A cos थीटा को 0 के बराबर होना पड़ेगा, मतलब यहां से cos थीटा बराबर -B/A आना पड़ेगा, ठीक। अब क्या करो, आपके पास इतने सारे इक्वेशन है, cos थीटा का वैल्यू यहाँ को उठा डाल दो, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है A² + B² प्लस 2 × A × B, cos थीटा की जगह लिख रहे हैं -B/A, ठीक है ना, -B/A रख रहे हैं, इक्वल टू कितना आ गया, 12 बराबर 144 होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या होगा, A से A कट गया, यहाँ आएगा 2B², मतलब ये आ रहा है A² - B² करने पर ये आ रहा है 144, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये यहाँ से A + B ×
a माइनस बी, है ना, ये आ रहा है 144। a प्लस बी की जगह पर आप 18 लिख सकते हो, है ना, मतलब 18 8 जा 144 कट जाएगा, मतलब आपके पास आ गया a माइनस बी इक्वल टू 8। तो दो इक्वेशन है, a प्लस बी इक्वल a माइनस बी इक्वल टू 8, a प्लस बी इक्वल टू 18। आप बताओ a और b कैसे निकलेगा? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बोल रहा था, हो तो गया, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलो। क्या बोलोगे उसके बाद? इतने बोलने के बाद बोलोगे बाई 1 प्लस 4। जरा 1 प्लस 4 करके देखो क्या आएगा। यहाँ से 2a बराबर आ गया, 2a बराबर 18 और 8 26, मतलब a बराबर आ गया 13 और b बराबर आ जाएगा निश्चित ही 5। ठीक है, तो आप बड़े आराम से इन सवालों को बना लिए। ठीक है, आपके लिए एक और सवाल ले रहे हैं, वो आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसके लिए अब समय नहीं बचा है, ज्यादा समय बीत गया है। होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप पहले नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, लास्ट ही क्वेश्चन है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा, हर बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन को, आपको भी करना है। कहता है क्या चीज कि आपके पास यहाँ पर एक वेक्टर है a, एक दूसरा वेक्टर आपके पास यहाँ पर b। ठीक है, अच्छा, बोलता है क्या कि इनका जब रिजल्टेंट निकाला गया, इनका रिजल्टेंट कैसा होगा? देखो तो जरा ध्यान से, अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो इनका रिजल्टेंट डेफिनेटली इस पैरेललोग्राम से निकलेगा। तो कहता है जब इनका रिजल्टेंट निकालोगे आप ये वाला, तो ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है a पर। सवाल समझ में आ रहा है? a वेक्टर दिया हुआ है यहां तक, b वेक्टर दिया है यहां तक, इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर बोल रहा है, पहला बात। और दूसरा बात बोल रहा है क्या चीज कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो b के मैग्नीट्यूड का आधा है। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है क्या है? b के मैग्नीट्यूड का क्या है? 1/2। यस, लेट मी चेक इट, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यस, तो कहता है क्या चीज, फाइंड एंगल बिटवीन क्या वेक्टर। ठीक, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आपको ये सवाल को घर से ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है कितना आएगा, है ना। आज की क्लास में भी इतना ही रह देते हैं, अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम लोग बातें करेंगे पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पर। ठीक है, तब तक आप देखते रहिए DRC के वीडियोस। धन्यवाद।